आजकल या तो सब फेमस होना चाहते हैं या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना। एक एवरेज लाइफ तो शायद लोगों का सपने में भी नहीं आती होगी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है और वो है एक लड़की की। एक 34-35 साल की लड़की जो कि भूत प्रेत, तंत्र विद्या, हस्तरेखा, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब की एक सबसे बड़ी हस्ती बनना चाहती थी कि मुझसे ऊपर कोई ना हो। पर ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है और कभी कभी होती है उनकी जान। तो मैंने आज तक सिर्फ यही सुना था, रात को कभी भी डायन की बात नहीं करनी चाहिए, वो सुन लेती है। पर आज की कहानी दरअसल मैंने आपको बताया किसी डायन की नहीं है, बल्कि एक 34-35 साल की अनमैरिड लड़की की है, जिसके बारे में अगर कोई भी उसके पीठ पीछे भी बात करता था तो उसे पता लग जाता था। और अगले दिन या फिर जब कभी भी वो उससे मिलती थी तो बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट करती थी कि जैसे वो सब बातें बिल्कुल उसके सामने बोली गई हों। और अगर आपने उसके बारे में कुछ गलत बोला है तो उसी दिन से अपने साथ ऐसे डरावने एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल कभी कभी कुछ लोग तंत्र विद्या की दुनिया में बहुत जल्दी इतना आगे निकल जाते हैं कि वो अपने इंसान होने की पहचान को भी खो देते हैं, और जिससे कि उनको तो नुकसान होता ही होता है, उनके अपने शरीर पर, उनके अपनी ज़िंदगी पर, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि उनकी आत्मा पर भी। और हाँ, ये स्टोरी जिसने भी मुझे भेजी है उसके दिल में उस लड़की का डर इतना है आज भी कि उसने अपने शहर का नाम और उस लड़की का नाम बताया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने मुझे बताया और मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, उसने बताया ही नहीं। और जबकि वो लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। और जिन भाई ने ये स्टोरी हमें भेजी है उनकी कहानी कितनी भयानक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। ये कहानी इंदौर में रहने वाले विक्रम की है और किस्मत से वहीं उसके लोकल एरिया में ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई। लड़का पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग है, और आज के टाइम में विक्रम के साथ सिर्फ उसके पापा ही रहते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले उसकी मम्मी किसी बीमारी की वजह से गुजर गई थी। उसके पापा भी पहले जॉब में थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो किसी और ऑफिस में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते थे, क्योंकि दिन में कोई घर पर होता नहीं था और अकेले वो घर में करें ही क्या। तो पिछले कुछ टाइम से विक्रम की जो लाइफ है वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी, जब से वो सोनिका से मिला था। तो हाँ, हमारी जो अगली कैरेक्टर है जिनके बारे में एक्चुअली पूरी स्टोरी है, उनका नाम है सोनिका रख लेते हैं हम। अब चलते हैं उस टाइम पर जबकि ये स्टोरी है। अब हालांकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स पहले भी थी विक्रम की, जैसे कि हर कुछ टाइम बाद, मतलब हर 2-3-4 महीने में उसका कभी बाइक से कभी कार से एक्सीडेंट होता ही रहता था। पैसों के साथ, शरीर के साथ, हर तरह का उसका नुकसान रहता ही रहता था। ये बहुत एक कॉमन बात हो गई थी उसके साथ। तो एक दिन सोनिका और विक्रम का एक कॉमन फ्रेंड है संतोष, तो उसने सोनिका के बारे में बताया विक्रम को कि भाई जो तीसरा वाला फ्लोर है हमारा, उस पर ना एक लड़की है, और वो जो है माइंड रीडिंग, पाम रीडिंग, मतलब हाथ देखना, और भाई उससे ऊपर का भी देखना आता है अगर कुछ ऊपरी चक्कर है तो विक्रम बोलता है, यार कैसी बात कर रहा है तू, ये हमारे एज ग्रुप की तो लड़की बता रहा है और इतना सब कुछ कर रहा। भाई एज पे मत जा, उसकी बहुत ही ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है वो। तो ये देख ले कि लोग उसके ज्ञान की वजह से उससे डरते भी हैं, और अगर तुम चाहो तो हम उसके घर चल सकते हैं। शायद तुम्हारे कोई ग्रह बिगड़े हुए हों या फिर तुम पर किसी बुरी चीज़ का साया हो। तो अपने पास्ट को देखकर, पिछले 1.5-2 साल का अपना स्टेटस देखकर उसके मन में भी एक थोड़ी शंका सी आ जाती है कि यार मैं तो सोचता ही था इस बारे में कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ये बोल रहा है तो चलो एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, और हमारे एज ग्रुप की लड़की है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर शायद विक्रम को अभी ये नहीं पता था कि बुरा साया तो उस पर अब पड़ने वाला है। नेक्स्ट डे की शाम को विक्रम, उसका दोस्त ये संतोष, सोनिका के ही साथ काम करने वाली एक लड़की और उस लड़की का बॉयफ्रेंड, ये सब लोग चले गए ऑफिस के बाद उसको कॉल करके उसके घर। अब ये लोग इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके क्यों ले गए हैं संतोष, कि ऐसा ना लगे कि ये अपनी प्रॉब्लम्स पूछने आया है या फिर अपना कुछ दिखाने आया है, बल्कि ऐसा लगे कि भाई फ्रेंड्स मिलने के लिए आए हैं और ये कॉमन फ्रेंड्स बाकी हैं तो साथ में ले आए।
पर सोनिका से कोई कैसे ही छुपा सकता था कुछ भी। दरअसल मैं इस स्टोरी को एक डायन की स्टोरी बोलूं, या फिर कर्ण पिशाचिनी के बारे में बोलूं, या फिर एक ऐसी लड़की की कहानी बोलूं जो डार्क वर्ल्ड में अपना नाम बहुत ज़्यादा कमाना चाहती थी। तो सोनिका के घर में घुसते ही विक्रम को नेगेटिविटी फील होने लगी, और उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, जो इसकी फ्रेंड का, उसको भी एकदम से ऐसा फील हुआ कि होता ना, कहीं घुसते के साथ ही हमें ऐसा फील होता कि यार यहाँ कुछ ठीक नहीं है, बहुत अजीब सा फील होने लग जाता वहाँ। एक अजीब सी बदबू है या फिर खुशबू है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अब विक्रम ने जब सोनिका को देखा तो वो पक्का था कि हाँ, इसे तो लड़की को मैंने कभी ऑफिस में देखा ही नहीं है, क्योंकि हमेशा सोनिका बहुत जल्दी आती थी। मतलब अगर उनका 9:30 बजे का ऑफिस है तो 8:30 बजे ही आ जाया करती थी, और लेट नाइट को 8:30-9 बजे तक रुकती थी। ऑफिस के काम के बहाने मान लो, या फिर उसे वहाँ कुछ करना होता था, ये पता नहीं। तो इसीलिए आज तक शायद विक्रम की नज़र उस पर कभी पड़ी ही नहीं। और जैसे ही वो सोनिका के सामने बैठा तो सोनिका का फेस, मैं बताऊंगा आपको आगे उसके बारे में, जैसे ही उसके सामने बैठा है तो उसके मन में अजीब सा डर घुस गया है। कि होता है ना, किसी के सामने बैठते के साथ आपको डर लग जाए, बहुत अंदर से उसका मन ऐसा लग रहा है, उसका सीना भारी हो रहा है। अब वो बहुत कुछ अजीब फील कर रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि है सब क्या। कि यार हो सकता है गैस हो, या फिर आज मेरा मन घबरा रहा हो, कुछ इस तरह की फीलिंग है उसके मन में। अब ये सब लोग साथ बैठते हैं, इधर उधर की बातें शुरू करते हैं। तभी सोनिका बोलती है विक्रम से ही डायरेक्ट, जिस लड़के से आज तक ना इसकी बातचीत ना कुछ, कि विक्रम जो पूछना है पूछो, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पता है तुम किस बारे में बात करने आए हो। अब विक्रम की सिट्टी पिट्टी गुल के इसे कैसे पता हम किस बारे में बात करने आए हैं। तो उसे लगा कि इसका जो ये दोस्त है, इसके साथ काम करने वाला कलीग, इसने शायद बता दिया होगा इसको। तो उसने बोला यार तूने पहले ही सब कुछ बता दिया। तो सोनिका हंसती है और बोलती है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, और ये जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे ऊपर कोई बुरा साया तो नहीं है, या फिर तुम्हारे ग्रह खराब हैं। तो विक्रम इस बात से अंदाज़ा लगाता, देखो आजकल की दुनिया है, हर कोई स्मार्ट है। तो विक्रम ये सोचता है कि आजकल क्या है ना, हर कोई ये सेम तरह की ही बात करता है। कभी आपके घर में किसी की मौत हुई होगी, पैसा कमाते हो पर हाथ में रुकता नहीं है, और वगैरह वगैरह। तभी इंस्टेंटली सोनिका बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि ये बातें उसने अपने मन में सिर्फ सोची हैं भी, और ऐसा लग रहा है कि इसके मन की जो बातें हैं वो एक स्पीकर पर बज रही हैं और वो सुन रही है। अब इमेजिन करो कि आप अपने मन में कुछ बात कर रहे हो और सामने वाला जो है वो उस बात को सुन ले, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। तो सोनिका बोलती है कि जब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताऊंगी नहीं तो तुम शायद मानोगे नहीं। तो बताती है कि तुम्हारी लाइफ का पहला अफेयर स्कूल में हुआ था, इस नाम की लड़की थी। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम अक्सर बाइक से गिरते हो और अक्सर तुम्हारे एक ही पैर में चोट लगती है, सच है कि नहीं है। अब विक्रम के कान खड़े से होने लग जाते हैं। तुम्हारी मम्मी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमारी के कारण एक्सपायर हुई थी। हाँ, पहली बार उसके मुंह से हाँ निकला जब उसकी माँ की बात आई। पापा रिटायर्ड ऑफिसर है ना, और उसके बाद भी जॉब कर रहे हैं। अब विक्रम एकदम हिल गया कि यार ये इतनी डिटेल्स कैसे जान रही है। तो सोनिका बोलती है अभी इतना चौंको मत, अभी मैं तुम्हें आगे की भी एक बात बताती हूँ कि आने वाले कुछ ही टाइम में तुम इस नाम की एक लड़की से मिलोगे, तुम्हारा अफेयर होगा, रिलेशनशिप कुछ टाइम ही चलेगी और उसके बाद तुम दोनों शादी कर लोगे। और उस लड़की का एग्जैक्ट नाम बताया उसने कि इस नाम की लड़की मिलेगी तुम्हें, और भी उसके बारे में पता नहीं उसने क्या 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 सब बता दिया, आगे पीछे, गाँव घर सब कुछ। और जिस समय सोनिका ये सब बातें बोल रही है तो विक्रम ने बताया कि वो एक आम लड़की नहीं दिखाई दे रही थी मुझे, वो ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर से कोई और ही बोल रहा है। तभी इतने में ही बात को थोड़ा सा लाइट, माहौल को लाइट कर देने के लिए जो सोनिका की जो फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने ना आपके बारे में बहुत बातें सुनी हुई हैं इससे। ये बोलती है कि आप बिल्कुल जादू कर देती हो एकदम। तो सोनिका बोलती है कि लग रहा है तुम्हें भी कुछ जादू देखना है, और मुझे लगता है जब तक विक्रम अपनी आंखों से कुछ देख नहीं लेगा ना तब तक शायद इसे भी यकीन नहीं होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। अब विक्रम अभी तक कंफ्यूज्ड ही है कि जो इसने बोल दिया ये क्या बोल रही है, ये सब इतना सब कैसे पता है। अच्छा हाँ, एक बात और कि ये जो सोनिका है ये अकेले रहती है। इसने एक फ्लैट लिया हुआ है 3 BHK और अच्छी सोसाइटी में, और यहाँ बिल्कुल अकेली रहती है। माता पिता इसके किसी और शहर में हैं। अब ये उस लड़के को एक ग्लास में थोड़ी सी विस्की डाल के देती है
और उसमें कुछ छोटा सा मंत्र पढ़ती है और फूंक मारती है बस ग्लास में, और उसको बोलती है एक काम करो, पियो इसको, ड्रिंक तो करते ही हो ना। और उसे पता था कि ये विस्की ही पीता है, वरना वो कुछ और भी दे सकती थी। अगर उसके घर में भाई विस्की रखी है तो ऑब्वियसली बियर रखी होगी या फिर और कुछ आइटम भी होगा। तो उसने उसे विस्की दी, और जैसे ही उस लड़के ने वो विस्की पी तो वो चौंक गया एकदम। विस्की बिल्कुल शहद जैसी मीठी थी। अब उसे ऐसा लगा कि ये ना कुछ ज़्यादा हो गया, विस्की इतनी मीठी कैसे हो सकती है। तो वो बोलता है एक काम करता हूँ कि मैं अब उस बोतल से खुद एक गिलास खुद डालूंगा, तो पता चल जाएगा कि जादू है या फिर तुमने कोई ट्रिक कर रखा है, कि तुमने कोई ट्रिक कर रखी है, हो सकता है उस बोतल में कुछ मिला रखा है तुमने। अब वो अपने आप उस बोतल से थोड़ी सी विस्की फिर डालता अपने ग्लास में, और जैसा टेस्ट था वैसा ही होता है विस्की का, जैसा होता है नॉर्मली, कड़वा। अब जब तक ये चल रहा है इधर काम, इतने में ये विक्रम के बारे में नॉन स्टॉप बताती ही जा रही है, जैसे सब कुछ उसके माथे पर लिखा हो। और उसने ऐसी ऐसी बातें भी बताई उसके बारे में इन सब लोगों के सामने, जो कि वो शायद नहीं चाहता था कि बताए। भाई अच्छे बुरे कर्म सबके ही होते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि सबके सामने वो सब उजागर हो जाए। तो विक्रम उसे मनी मन गाली देता है कि ये अपने आप को भगवान समझ रही है, सड़ी सी शक्ल की लड़की। अब वो तुरंत हंस देती है और बोलती है कि विक्रम बाकी सब तो ठीक है, पर गाली मत दो, और मैं भगवान समझ नहीं रही हूँ अपने आप को, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें, भगवान मत बोलो मुझे। अब यहाँ ना वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट सा हो गया, मतलब चिढ़ गया इससे बहुत ज्यादा। इसने जो बातें कुछ ऐसी बता दी इसके बारे में। अब एकदम से सब लोग शांत हो गए जब वो इस तरह की बात हो रही है। तो विक्रम ने क्या देखा कि इसका मुंह भी नहीं हिला, इसके होठ हिले भी नहीं है, और इसके बिल्कुल कानों में बिल्कुल क्लियर आवाज आई है कि बहुत दिन से मैं तुम जैसे ही किसी को ढूंढ रही थी, और तुम जैसे को मनवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये नॉर्मल टोन नहीं थी, और ऐसे है कि बिल्कुल उसके कान के अंदर घुसकर किसी ने बोला हो। तब वो एकदम से हड़बड़ा कर उठता है और उल्टा सीधा बोल के वहां से निकल जाता है, और बोलता है मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ, और संतोष चल रहा है तो चल, नहीं रहने दे चल। अब उसका ना वो हिल गया एकदम, वो समझ नहीं पा रहा कि रिएक्ट कैसे करूं। और जब से यहाँ आया है तब से उसे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर को किसी ने दबा रखा है, एकदम अजीब सा उलझन सी, दबदबाहट सी, और डर सा लग रहा है उसे। जब वो जाने लगता है तो फिर से उसके सिर्फ कानों में आवाज आती है कि मानोगे, तुम सब कुछ मानोगे, कल तुम खुद मुझसे मिलने आओगे मेरे इसी रूम में मेरे पास। अब विक्रम हड़बड़ाता हुआ, दिमाग में टेंशन लिए हुए अपने घर पहुंच जाता है, और उसके कान में रेगुलरली अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो, किसी के हंसने की, किसी के फुसफुसाने की, किसी के दर्द में कराहने की। और ये सब सपने में नहीं हो रहा उसके साथ। अभी 10 ही बजे हैं और वो घर पहुंचा ही है। रास्ते में दिमाग की टेंशन की वजह से समझ लो, या फिर जिसके सामने ये बैठ कर आया है उसका नेगेटिव प्रभाव समझ लो, आज फिर से इसका एक्सीडेंट होते होते ही बचाया बाइक से। घर आया, पापा से आज बात भी नहीं करी इसने, और 2-3 पैग लगाए और सो गया। अब वो सोया ही है, मुश्किल से 12-1 बजे का टाइम हुआ होगा। अब उसे सपने में सोनिका जैसी एक लड़की दिखाई देती है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही भयानक सी काली सी परछाई दिखाई दे रही है उसे, और पता नहीं क्या क्या सपने में अजीब अजीब देख रहा है, जैसे अचानक से छत उसके ऊपर गिर गई हो। और वो डरावना चेहरा जो है वो सोनिका के चेहरे में मिलकर उसे दिखाई दे रहा है, और वो विक्रम के सिर को अपने हाथों में लेकर और उसके सर को सहला रहा है। उसका सर सहलाते सहलाते वो डरावना चेहरा अचानक से विक्रम के कान काट लेता है चेहरे से, और खूनम खान अपना चेहरा देखकर वो सपने में ही उड़ जाता है। अब अपने कान चेक कर रहा है क्या, और ड्रॉर में से पेन, मतलब ये देखता है कि कुछ भी मिल जाए मेरे कान में। क्या है कि कान, उसका ऐसा लग रहा है कान के अंदर को कीड़ा चल रहा है। कुछ नहीं मिलता तो पेन से ही अपने कान में घुसा घुसा के अपना कान खोद लेता है। मतलब दर्द हो रहा है उसे, आ ऐसे कर रहा है। और जब वो पसीने पसीने हो गया और जोर जोर से वो चिल्लाने लग रहा है दर्द के मारे, तब उसके पापा दूसरे रूम से उठकर आए हैं। क्या हुआ विक्रम, क्या हुआ? अब इसके कान में से खून वगैरह देख के वो तो एकदम, क्या विक्रम, क्या क्या कर, पापा मेरे कान में कुछ है, पापा मेरे कान में कुछ है। अब आप लोग ये सब सुन के समझ ही गए होंगे कि सोनिका कितनी ज्यादा भयानक है और किस किस तरह की शक्तियों को वो शायद ओन करती है। अब थोड़ा सा सोनिका के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सोनिका का जो नेचर था वो पूरे ऑफिस में बिल्कुल अजीब था। जिस रूम में वो बैठती थी, जहां उसका एक छोटा सा केबिन था, ये हमेशा अपनी कुर्सी के साथ एक कुर्सी एकदम बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल सजाकर, टॉवल वगैरह लगाकर
बिल्कुल बढ़िया, उस पर एक दाग नहीं लगने देती थी और उसको हमेशा खाली रखती थी, जैसे किसी वीआईपी के लिए उसने उसको रिजर्व कर रखा है। और गलती से अगर उसकी कुर्सी पर कोई बैठ गया तो फिर उसका चंडी वाला रूप देखने के लिए सामने वाला तैयार हो जाओ। और ऊपर से उसके रूम के जितने भी लोग थे वो जानते थे कि ये कुछ इस तरह की विद्याओं में एक्सपर्ट है, तो उसके कोई मुंह भी नहीं लगता था। अब यहाँ के लोग तो उसको अपनी शायद प्रॉब्लम्स नहीं बताते थे, लेकिन बाहर दूर दूर से लोग उससे ऑफिस में मिलने आते रहते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। कभी कोई अपना हाथ दिखा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। और इस रूम के जो हेड इंचार्ज थे वो भी ऐसा लगता था कि सोनिका ने उनके ऊपर कुछ कर रखा है। वो ऐसे इग्नोर करते थे इन बातों को, अपनी आंखों के आगे देखता हुए भी, कि जैसे कुछ है ही नहीं। वो कुछ काम नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। अब सोनिका के बारे में बाद में कुछ जो बातें पता चली उसमें से ये है कि उसने एक कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करी हुई थी, और शायद उसको नहीं पता था कि इस तरह की शक्तियों को जो सिद्ध करता है वो एट लास्ट बहुत बुरे हाल में मरता है। अब पीछे कुछ टाइम पहले की ही बात थी जब ये सब बातें सामने आई आगे, तब पता चला कि सोनिका 3 महीने लगभग गायब थी। ना ही घर वालों के पास गई, ना ही किसी और को पता है, ऑफिस मेट्स को। और वो पता नहीं कहाँ थी जब 3 महीने बिल्कुल किसी से कोई संपर्क नहीं, ना वो अपने घर थी। और जब वहां से आई तो उसका चेहरा बिल्कुल अजीब हो गया था, जैसे किसी इंसान के चेहरे में किसी शैतान का चेहरा मिक्स कर दो और उसकी हंसी थोड़ी सी शैतानी टाइप कर दो। और जब वो बोले तो ऐसा लगे कि ये वो पहले वाला इंसान नहीं बोल रहा है। और जब से वो आई है, इन 3 महीनों की तपस्या करके, तांत्रिक सिद्धि करके, वो अचानक से पैसे वाली बनती जा रही है। मतलब पता नहीं वो इस विद्या से पैसे कमा रही है या फिर क्या है। अचानक से गाड़ी वाड़ी, मतलब बहुत उसकी लेविश लाइफस्टाइल हो चुकी है। जितने भी लोग उससे शायद जितनी भी बात करते थे, ये पता था कि वो शादी नहीं करना चाहती है कभी भी। शादी का बात करो तो तुरंत एकदम वो उस बात को इग्नोर करके और टॉपिक चेंज कर देती थी। अब आप में से जो कोई भी इस बारे में थोड़ा भी जानता होगा तो उसे ज़रूर ये बात पता होगी कि इस तरह की विद्याओं का इस्तेमाल जो भी अपने फ़ायदे के लिए करता है, उसको एट लास्ट अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर और अपने परिवार पर कुछ इस तरीके के घाव झेलने पड़ते हैं जो वो किसी को भी नहीं दिखा सकते। तो शायद कुछ ऐसे ही घाव इसके खुद के शरीर पर भी थे। सोनिका हमेशा अपने कान ढक कर रखती थी। मतलब अगर आप किसी को सर्दियों में कैप पहनकर देख रहे हो तो भाई इसे ठंड ज़्यादा लगती होगी, पर वो गर्मी में भी हमेशा स्कार्फ या इस तरह का कुछ कपड़ा बांधे रहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती थी। कभी टैरो कार्ड रीडिंग हो गई, कभी हस्त विद्या हो गई, जो कोई भी मिल जाए उसे, उसके लिए तो वो सिर्फ सब्जेक्ट था। हाथ देखना, उसके बारे में बताना, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और जैसा उसने बता दिया वैसा मतलब डन था कि होना ही है या फिर इसके साथ हो चुका है। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। अब विक्रम के साथ जो कुछ ये हुआ है, उसे 2-3 दिन लग गए हॉस्पिटल से वापस आने में। उसे एडमिट तक होना पड़ा। अब घर तो घर, उसे 2 दिन हॉस्पिटल में काटने भारी पड़ गए। और जिस वार्ड में वो था, उस जनरल वार्ड में बहुत ही कम लोग थे। तो उसने बताया कि मुझे अक्सर ऐसा लगता था, मतलब 80% ऑफ द टाइम, कि मेरे बेड पर कोई हाथ रखकर बैठा हुआ है। मतलब जैसे कोई आपके, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आपके गद्दे पर कोई इंसान अपने हाथों का वजन डालकर और बैठा हो, तो उस जगह से गद्दा कैसे बैठ जाता नीचे, इस तरीके से उसका गद्दा अक्सर बैठा हुआ रहता था। और उसे अपने आसपास हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड सी लगी रहती थी। गर्मी के टाइम में भी वो पंखा बंद करवा दिया करता था कि एक तो एसी चल रहा है, ऊपर से पंखा भी चला देते हैं कई हॉस्पिटल्स में, तो ठंड लग रही है उसको बहुत ज़्यादा। डॉक्टर्स भी परेशान हैं इस दौरान कि बुखार है नहीं और इसे ठंड लग रही है। और उसके कानों पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब एक साइड के कान पर पट्टी बंधी हुई है, और उसके अंदर जहाँ सिर्फ पेन होना चाहिए या फिर सुन्नपन होना चाहिए, वहाँ उसे सुनाई दे रहा है कि तू है तो हल्का पर मेरे काम का है। और उसे अपने पैरों की साइड ऐसा लग रहा है कि चादर के अंदर सिर्फ उसके 2 पैर नहीं है। वो जैसी चादर वगैरह हटाए तो फिर से नॉर्मल लगे, और चादर के अंदर उसे फील हो रहा है कि हाँ कुछ और है इसके अंदर। अब डॉक्टर्स को बताने पर उसके पिताजी ने बताया कि ये ऐसा ऐसा इसको हो रहा है। तो मतलब जो पेन किलर्स दी हुई हैं शायद उसका
साइड इफेक्ट होता है, इसकी वजह से शायद ऐसा लग रहा है। अब वो बेचारा पूरी रात भर 2 दिन वो पैर अपने पेट में दिए पड़ा रहा, पैर सीधे करके नहीं सो पाया डर के मारे। और जैसे ही वो सोता था वैसे ही उसे अपनी माँ की आवाज़ आती थी। उसकी माँ रोती हुई उससे बोल रही है कि बेटा तू ठीक है। बिल्कुल उसके कान के पास आकर कोई हल्का सा उसकी माँ ने बोला है रात को, बिल्कुल गहरी आधी रात में, कि बेटा तो ठीक है। उसकी मरी हुई माँ की आवाज़। और तभी अगले ही सेकंड उसके कान के पास, जो कान कटा हुआ है उसका, उस कान के पास फुसफुसाहट आती है अंदर की तरफ कि आवाज़ ठीक है ना, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है। और ये आवाज़ थी एग्जैक्ट सोनिका की। अब विक्रम इतना भयंकर तरीके से डर जाता है। पापा 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 पापा, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? पापा, हर जगह उसी की आवाज़ आ रही है पापा मुझे। पापा ये सोनिका ही है, पापा ये सोनिका ही है, पापा उसने कराया मेरे साथ ये सब कुछ। अब उसे समझ में आ गया है, वो आंख बंद कर रहा है तो उसका वो डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है उसे। अब वो तीसरे दिन घर पहुंचता है अपने। उसके पापा ने जहां भी वो काम करने जाते थे वहां से छुट्टी ले रखी है। तो विक्रम घर से बाहर जाने लगता है। तो बेटा कहाँ चल दिया? कर पापा अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है और ऑफिस में मेरा कुछ सामान रखा हुआ है और मुझे अपनी लीव अप्लाई करने के लिए, और बहाने बनाकर ये जाने लगता है। अब दरअसल विक्रम जा रहा था सोनिया के घर। और आप इमेजिन करो उसे कैसे पता कि सोनिया ने आज छुट्टी करी हुई है, मतलब सोनिका ने। वो इतना परेशान हो चुका था और उसको 24 घंटे सिर्फ यही कान में आवाज़ आती रहती थी कि विक्रम या तो आजा या फिर तेरा बुरा हाल हो जाएगा। तो वो डर के मारे या फिर ये सेटलमेंट के लिए जा रहा है वहाँ पर कि मैंने ऐसा क्या करा है और मैंने तो कभी कुछ तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सख्त कुछ बोला भी नहीं है, क्या क्या चाह रही है मेरे से, मैं उस बात को सेटल करके आना चाहता हूँ। और वो अकेले ही चला जाता है। अब वहाँ वो जाता है तो उसने अपने घर में भी एक कुर्सी खाली रखी हुई है जैसे वो अपने ऑफिस में रखा करती थी, बिल्कुल सजा धजा कर। अब वहाँ वो सोफे पर बैठ जाता जाकर। सोनिका अंदर से आवाज़ आ रही है कि विक्रम आ गए तुम, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट वेट करो। अब वो उसके घर को देख रहा है। उसके घर में ऐसा लग रहा है कि रोशनी की बहुत ज़्यादा कमी है और वो कभी इधर देखे तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ कोई खड़ा है। उसके दिल में ना बहुत उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है दरअसल। तभी जो वहाँ कुर्सी रखी हुई है वो कुर्सी बहुत हल्की सी हिलती है। तो ये एकदम खड़ा हो गया भाई किसी के सामने, और उसके साथ ये सब हो रहा है तो वो डरेगा तो ऑब्वियसली, तो एकदम खड़ा हो जाता है। तभी सोनिका अंदर से आती है कि अब तुम आ ही गए हो तो आराम से बैठो और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ, घबराओ मत। अब सोनिका उसके बिल्कुल क्लोज आकर बैठती है और उसने उसके शरीर पर जहाँ जहाँ हाथ लगाया, उसके पेट पर, उसकी गर्दन पर और उसके पैर पर, वहाँ वहाँ उसके शरीर पर कुछ ऐसा होने वाला था कि विक्रम सोच भी नहीं सकता था। विक्रम जो जो उसके सामने बोलने गया था वो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा है कि उसने इसके सामने बैठते के साथ ही इसका दिमाग ब्लैंक कर दिया है। लेकिन वो खुश है कि जो आवाज़ 24 घंटे उसके कान में गूंजती रहती थी, यहाँ वो सब आवाज़ें उसके कान में नहीं आ रही हैं। अब तभी अचानक से उसके पेट में, उसे अपने खुद के पेट में विक्रम को ऐसा दिखता है कि जैसे पेट में एक बड़ी सी बॉल इधर से उधर गई हो और विक्रम के खुद के अपने मुंह से निकला। सोचो जो इस इंसान के साथ ये बीता हो वो कैसा अनएक्सपेक्टेड रहा होगा। विक्रम के अपने मुंह से निकलता है, नहीं नहीं अभी पूरा नहीं, अभी नहीं। और ये जो आवाज़ है ये विक्रम की है ही नहीं। विक्रम पूरी जान लगाकर चिल्लाया है और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो चिल्लाया है वो विक्रम था ही नहीं, मतलब वो उसकी खुद की आवाज़ नहीं है, या उसके वो आवाज़ समझ में नहीं आ रही कि उसे कुछ और ही सुनाई दे रहा है। अब विक्रम वहाँ लगभग शाम तक रुका है और वो नहीं चाहता था अंदर वहाँ रुकना, पर उसने बताया कि पता नहीं कोई ऐसी शक्ति थी वहाँ जो मुझे वहाँ से हिलने नहीं दे रही थी। और जितनी देर मैं वहाँ बैठा हूँ मुझे वहाँ वो कुर्सी नॉन स्टॉप हिलती हुई दिखाई दी है। हर थोड़ी देर में ऐसा लगे कि इस कुर्सी पर अभी कोई बैठा है और थोड़ी देर बाद कोई उठा हो। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी थोड़ा तो मूव करेगी और जब उठते हैं तब भी मूव करती है। अब ऊपर वाले की कृपा समझो या कुछ भी, वो वहाँ से उस दिन छूट कर आ जाता है और वो उससे बोलना चाह रहा है और वो सिर्फ 2 शब्द ही बोलता कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। तो सोनिका बोलती है अच्छा जाओ, पर मुझसे दूर मत जाना। अब कई दिन हो गए इस डर के साथ विक्रम अंदर ही अंदर डर के साथ जी रहा है। बहुत दिन के बाद ये ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और ऑफिस के बाहर
इसे आज सोनिका दिखाई देती है और वो लगभग इससे 100-150 मीटर की दूरी पर है और वहां उसने अपना मुंह हिलाया है कि मैंने सिर्फ तुझे छुआ है और तू मेरा हो गया। और यहाँ इतनी दूर इसे ये बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया है और वहाँ इतनी दूर से आज उसने पहली बार अपना वो स्कार्फ हटाया है और यहाँ से इसे दिखाई दिया है कि उसकी गर्दन पर भी सेम वो काला सा निशान है जो कि विक्रम के गर्दन पर अब ये 3-4 दिन पहले से होने लग रहा है, जब से वो सोनिका से उसके घर मिलकर आया है। और उसके अंदर ना ऐसा है कुछ, वो कभी कभी ऐसा करता है जैसे उसके अंदर कुछ पंप हो रहा हो, मतलब जैसे हमारा दिल धड़कता है ना, ऐसे करके कुछ। दरअसल बात ये है कि सोनिका कुछ कर ही नहीं रही थी। विक्रम को सोनिका परेशान नहीं कर रही थी, विक्रम को परेशान कर रही थी वो चीज जो 3 महीने से सोनिका के अंदर छुपकर बैठी है। और वो बस विक्रम को अपना मीडियम बनाना चाहती है, क्योंकि बताते हैं कि कुछ सिद्धियां अगर अधूरी रह जाएं तो वो जब ये वाला शरीर छोड़ने लगती हैं या ये वाला शरीर कमजोर होने लगता है तो वो अपना अगला शरीर चुनती हैं। अब ऐसा ही चलते चलते कई दिन हो गए। विक्रम ने अपने पापा को ये सब कुछ नहीं बताया है। ये लोग हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं भाई, शरीर पर अलग अलग जगह अलग अलग निशान हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि उसने उसके शरीर पर जहां जहां भी छुआ था वहां नील पड़ गए हैं, मतलब जैसे किसी ने उसको डंडों से मारा हो। सिर्फ छूने से गर्दन पर इतना बड़ा काला पैच पड़ गया है जैसे किसी की गर्दन के ऊपर 2-2.5 इंच का आप समझ लो मस्सा हो गया ब्लैक कलर का अचानक से। अब जैसा सोनिका ने विक्रम को बताया था बिल्कुल उसी नाम से विक्रम को एक लड़की मिलती है एक दिन किसी डॉक्टर के यहाँ जब वो दिखाने गया था वहीं। अब नियति में लिखा था या फिर पता नहीं क्या था, ये लोग क्लोज आने लग जाते हैं, मतलब वो लड़की ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती है विक्रम में। अब फ़ोन पर बातें होने लगी तो विक्रम ने बताया कि देखो मैं अपने शरीर से और वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और वो सिर्फ सीधा सीधा बता देता कि मेरे साथ ना कुछ पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो तुम अपनी लाइफ ख़राब मत करो। अब कह सकते हैं सच्चा प्यार था या फिर जो भी था, या उस लड़की का अट्रैक्शन विक्रम में ज़्यादा था, भाई स्मार्ट लड़का तो है ही। उसने एक दिन आकर विक्रम के पापा को अचानक से सब बता दिया घर में। पहले अपने बारे में बताया कि मैं ये हूँ, मैं विक्रम को पसंद करती हूँ, और भाई उसके पापा इतने पुराने ख्याल के नहीं हैं, लेकिन फिर भी अचानक से कोई सामने आके ऐसा बोलेगा तो उसे अजीब तो लगेगा ही। और वो बाकी सब भी बताती है कि आपके लड़के के साथ जो जो हो रहा है ये ऐसा ऐसा हुआ था, ये एक लड़की से मिला, उसने ऐसा ऐसा बताया और उसके बाद से ऐसा हो रहा है। तो भाई जैसा किसी के फादर रिएक्ट करेंगे वैसा ही विक्रम के फादर ने रिएक्ट करा कि मैं जाके बात करता हूँ उस लड़की से। और वो कितना ही मना करने के बाद विक्रम के ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर उसको खूब ढूंढ रहे हैं। उसके घर का पता निकलवा लिया, ना सोनिका घर मिली और ना ही मिली ऑफिस में। अब उन्होंने आसपास जितने भी कोई जानकार होता है, कोई देखने वाला, कोई पंडित जी, कोई ओझा तांत्रिक, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। पर जब जब कोई सामने बैठे विक्रम के तो ऐसे डर जाए कि जैसे उसने सामने विक्रम के रूप में भूत देख लिया हो, जिस किसी भी बाबा या साधु को दिखाया उन्होंने। अब जब इनके कुछ समझ में नहीं आया तो एट लास्ट इंसान क्या ही करता है, वो ईश्वर की तरफ झुक जाता कि हे भगवान जो तू करेगा वो ही हमें मंजूर होगा। तो वो लोग महाकालेश्वर मंदिर चले जाते हैं। पता नहीं कैसे उनके अंदर ऐसी चेतना आती है, या ईश्वर ने ही उनको वहां बुलाया कि वहां जाकर किसी साधु बाबा किसी को भी ढूंढेंगे जो उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सके। अब ये लोग महाकालेश्वर पहुंच जाते हैं, पर जो भी शक्ति, जो भी चीज़ विक्रम के पीछे पड़ी हुई है वो विक्रम को मंदिर नहीं जाने देना चाहती है। मंदिर के कंपाउंड में ही विक्रम को बहुत भयंकर दर्द होने लगता है पूरे शरीर में। इसकी गर्दन पर जो मस्सा सा है वो ऐसा जल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर पस भरी हुई है, थोड़ी देर में फट जाएगा ये। तभी वहां से एक जटाधारी साधु आते हैं, मतलब बहुत भयंकर, बहुत बड़ी सी जटाएं हैं उनकी, गले में कई रुद्राक्ष की मालाएं हैं उनके। वो आते हैं और रोते बिलखते हुए विक्रम के सर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही विक्रम के सर पर हाथ रखा 2 मिनट तक वो अपनी आंखें बंद कर 2 मिनट तो ज्यादा बता रहा हूँ, मतलब कुछ सेकंड्स वो अपनी आंखें बंद कर जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ बस सिर्फ ऐसे ही करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया सब कुछ जो जो उसके साथ बीता था, उसके पिताजी के सामने, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने, कि ये तेरे साथ हुआ है और तू गलत जगह चला गया, पर घबरा मत, महाकाल से बड़ी कोई शक्ति नहीं है,
भूत प्रेत पिशाच देवी देवता सबके भगवान यही हैं, और अपने गले से एक रुद्राक्ष की माला निकालते हैं। बहुत छोटे छोटे रुद्राक्ष होते हैं वो, उनकी माला निकालकर और विक्रम के गले में डाल देते हैं। और माला डलते के साथ ऐसा लगता है विक्रम को जैसे शरीर पर से वो कितने महीनों से नहाया ना हो, और उसका जो मैल निकल जाता है, मतलब वजन सा कम हो गया उसके शरीर में से। बच्चा अब सब ठीक हो जाएगा महाकाल की कृपा से, अब बेटा डरने की जरूरत नहीं है, अब तेरे कानों में वो नहीं बोलेगी। विक्रम के पापा, वो लड़की, विक्रम सब उन साधु बाबा के पैरों में पड़ जाते हैं और भी बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर उन्होंने सिर्फ विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड के सर पर हाथ रखा और बोला जाओ खुश रहो, और बिना कुछ बताए वहां से चलने लगते हैं। जब इसके विक्रम के पापा पीछे पीछे, भाई ऐसा जादू देख लिया इन्होंने, तो विक्रम के पापा जाहिर सी बात है पीछे चलने लगे कि बाबा बाबा बाबा। बोला बस रुक जा, मेरे पीछे मत आना। बहुत कठोर शब्द में बोलते हैं वो साधु महात्मा, और सिर्फ यही कि बस मेरे पीछे मत आ, हर हर महादेव, और वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद ये लोग जब तक वहां थे, इन्होंने एक बार भी उनको वहां नहीं देखा। भाई शायद वो साधु महात्मा जाने वाले थे वहां से। अब ये लोग वहां से अपने घर आ गए हैं, और विक्रम ने 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। उसके पिताजी ऑफिस में गए कि भाई उसकी तबीयत खराब है, और 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली बताकर कि जी वो फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकेगा, और ऐसा ऐसा है वो 2 हफ्ते तक नहीं आएगा। अब 2 हफ्ते के बाद उसने सोचा कि भाई मैं ना इस ब्रांच से ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ और किसी और शहर में ट्रांसफ़र करवा लूँगा, मैं अब इस शहर में ही नहीं रहूँगा। भाई घर में है ही कौन, पिताजी हैं उसके साथ, और उसके पापा भी एग्री हैं इस बात पर इसके लिए भी उसे एक दिन जाना तो ऑफिस ही पड़ेगा। और बेशक से सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके दिल में सोनिका का डर है अभी भी। तो जब वो ऑफिस जाता है उस दिन, तो डरते डरते ऑफिस में घुसता है कि कहीं सोनिका की नज़र ना पड़ जाए उस पर, और फिर से उसे वो सब ना झेलने पड़े जो उसने झेला इतने दिनों में। तभी वो उसकी कॉमन फ्रेंड कि विक्रम बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, कहाँ थे, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा। वो हाँ हाँ करके इग्नोर करके भाई इनसे तो दूर ही रहो, ये उसकी जानकार है, उसकी दोस्त है, फिर मैं तो इनसे बात ही नहीं करना चाहता। और वो बस हाथ जोड़ के बोले नहीं नहीं बस ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम में था। वो कटने लगता, मतलब बात काटने लगता है। तभी वो लड़की बताती है कि अभी 3 दिन पहले तुम्हें पता है सोनिका के साथ क्या हुआ है। बोलो मैं नहीं जानता और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में जानने के लिए। बोलो सोनिका नहीं रही, पता है तुम्हें? नहीं रही मतलब? बोलो सोनिका गुजर गई है। 3 दिन पहले उसकी लाश आधी जली हुई हालत में मिली है शमशान में रात को। जब डिटेल्स और बताती है वो कि उसका शरीर इतनी बुरी हालत में मिला है रात को वहां कि जैसे जानवरों ने नोच रखा हो। वो तो जो सिक्योरिटी गार्ड रात को शमशान में घूमता है उसकी नजर पड़ गई कि चिता के आसपास ये क्या सब हो रहा है। तो भाई ये सब सुनकर पहले तो विक्रम को, जैसे कि एक आम इंसान को होता है, किसी भी लड़की की भाई डेथ पर उसे दुख होता है बहुत ज़्यादा, पर अपने लिए उसे शायद अंदर अंदर अच्छा लग रहा है कि अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके मन में ये सवाल हमेशा रहेगा कि सोनिका के साथ क्या हुआ होगा और उन नेगेटिव शक्तियों का उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, और उन नेगेटिव शक्तियों ने उसके साथ क्या क्या किया होगा जो उसके साथ हमेशा रहती थी, जिसकी प्रेजेंस उसने फील भी करी थी उसके घर में। तो इसी सवाल के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और उसके बहुत दिन बाद तक भी विक्रम इस डर से बाहर नहीं आ पाया है। और जो उसकी अब गर्लफ्रेंड है, जिससे कि अब उसने शादी कर ली है, वो अगर वो साथ नहीं होती, अगर वो उसकी किस्मत में नहीं होती, तो शायद विक्रम कभी ठीक ही नहीं हो पाता, ऐसा विक्रम का कहना है। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और आप सुन रहे थे सूरज यादव को। और आज की स्टोरी से मैंने तो ये सीखा है कि अपनी छोटी मोटी डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी ना इस टाइप के लोगों के पास जाना ही नहीं चाहिए। और भाई ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारा अगला पिछला सब बता दे, ऐसे लोगों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। बताते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अंत में बहुत ज़्यादा बुरा होता है अगर वो इन सब शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत काम करने के लिए करने लगें। और हाँ, आज के बाद एक बात और ध्यान रखना, अगर कभी किसी ऐसे इंसान से सामना हो जाए तो मन में भी उसके बारे में कुछ मत बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चल जाए और तुम्हें उसकी गलत शक्तियों का सामना करना पड़ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम।